ओके, तो चलिए बिफोर वी स्टार्ट अ लेक्चर लेट्स रिवाइव द प्रीवियस लेक्चर्स कंटेंट्स। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी? कोई भी ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल मींस। अब फिजिकल मींस से हमारा मतलब होता है, मान लो जैसे अगर मेरे को लेंथ को नापनी, मुझे इस बोर्ड की चौड़ाई नापनी, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक रूलर लूंगा या स्केल लूंगा और उसको एक एंड पर जोड़ूंगा और दूसरे पर कनेक्ट कर दूंगा और देखूंगा कि वो दोनों मार्क्स के बीच में कितनी दूरी है, दैट इज माई विड्थ ऑफ द बोर्ड। तो ये फिजिकल मींस कहलाता है। आपको मान लीजिए इस मार्कर का वजन नापना है, मैं इसे फिजिकल बैलेंस पर रखूंगा, एक तरफ वेट लगाऊंगा और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो मेरे पास इसका वेट आ जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से हमारे पास फिजिकल मीन से जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। हमने पढ़ा था ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये दो कैटेगरीज में आती है, डिवाइड की जाती है। एक होता है फंडामेंटल और दूसरी होती थी डिराइव्ड। ठीक है, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप किसी और क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सच अ क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने 7 मेन क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी। पहली थी इसमें मास, दूसरी थी लेंथ, तीसरी थी टाइम, चौथी थी टेम्परेचर, फिफ्थ was luminous intensity, sixth was amount of substance, और सेवेंथ थी इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज थी जिनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। इसके अलावा 2 सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और थी। कौन सी थी वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? एक क्वांटिटी हमारे पास थी जिसको हम बोलते थे प्लेन एंगल, और दूसरी हमारे पास थी सॉलिड एंगल। ठीक है, इनको किसी और की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको बोलते थे फंडामेंटल। जैसे मास को मैं मास के अलावा किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसी तरह से मैं टाइम को टाइम के अलावा किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेंथ को लेंथ के अलावा किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये सारी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। इसके बाद इन्हीं क्वांटिटीज में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करके मैं इन क्वांटिटीज को बना सकता हूं, डिराइव कर सकता हूं, इसीलिए इन क्वांटिटीज को कहते थे डिराइव्ड। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है स्पीड। स्पीड था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ अपॉन टाइम। एक और एग्जांपल, सपोज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अब स्पीड को हम लिख सकते थे लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो जाता था लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये हमने डिराइव किया बाय परफॉर्मिंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसीलिए इनको कहते थे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट? ये तो हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसके बाद हम मूव ऑन करे थे अबाउट यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने
पढ़ा था अबाउट यूनिट। अब यूनिट क्या था? यूनिट था किसी भी क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट या मेजर द गिवन क्वांटिटी। यूनिट क्या होता था? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब जो एक फिक्स्ड वैल्यू रखता हो, एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मीटर को बोलूं कि भाई लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, मीटर मतलब लगभग इतना सा डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स्ड है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम मीटर नहीं होगा, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है और हर बार जब भी मीटर आप नापेंगे तो वो उतना ही आएगा। दैट इज कॉल्ड अ यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसकी एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी जो उसकी किसी दूसरी फॉर्म को मेजर करने में इस्तेमाल आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को कहूं, ये बोर्ड है हमारे पास, इसकी जो विड्थ है वो लगभग लगभग 2 मीटर्स है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 मीटर की एक रॉड लूं तो वो यहां तक आएगी, उसके बाद उसको दोबारा रखूं तो वो बोर्ड के एंड तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब मैंने उस 1 मीटर की रॉड का मल्टीपल किया, कितनी बार? 2 बार किया, और तब वो जो वैल्यू मेरे पास ऑब्टेन हुई, दैट वैल्यू इज द विड्थ ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास बनती है यूनिट। यहां तक हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ओके, यहां तक हमारा प्रीवियस लेक्चर कवर था। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो यूनिट होती है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहली है, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी एक यूनिट की आती है वो है यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड होने से हम क्या समझते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा मन किया कि मैंने कहा ये जो मेरी 4 फिंगर्स की विड्थ है ये एक यूनिट में बना देता हूं, मेरी मर्जी, आई एम अ फ्री सिटीजन। मैंने कहा चलो मैं इन 4 फिंगर्स की विड्थ को एक यूनिट बना देता हूं और यूनिट को अपना नाम दे देता हूं, दिस विड्थ इज इक्वल टू 1 रोजर। एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो हमने कहा ये जो हमारी 4 फिंगर्स की विड्थ है, हमने कहा दिस विड्थ इक्वल्स टू 1 रोजर। हमने सिंबल भी बना दिया इसके लिए, आर, कैपिटल आर। ओके, अब ये विड्थ अभी मेरी फिंगर्स की है। सपोज मैं क्या करता हूं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, खूब ढेर सारा खाना खाता रहता हूं, खूब चीज खाता हूं, खूब मक्खन खाता हूं, और मेरे हाथ की जो फिंगर्स हैं वो मोटी हो जाएंगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। तो क्या होगा, अब रहेंगी तो वही फिंगर्स लेकिन उनकी विड्थ चेंज हो जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड या फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है। कारण, क्योंकि जो मैंने फैक्टर लिया था यहां पर, जैसे विड्थ ऑफ फिंगर्स, ये प्रोन टू चेंज है, यानी ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो ये एक प्रॉपर तरीका या प्रॉपरली डिफाइन करना नहीं हुआ एक यूनिट को। सो दिस मेथड और दिस यूनिट इज नॉट अ वेल डिफाइंड यूनिट एंड हेंस इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। यही सेम कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में चलता था। ये आपको ही बोलते ना, ये पतंग उड़ाते हुए नापते हैं जैसे, है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है 1 क्यूबिट, CUBIT। आपके थंब के एंड और जो लिटिल फिंगर होती है उसको जब आप वाइड स्ट्रेच करते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं 1 क्यूबिट। दिस इज कॉल्ड 1 क्यूबिट। ठीक है, अब मेरे हाथ के लिए क्यूबिट इतना बड़ा है, हो सकता है आपका हाथ मुझसे बड़ा हो तो आपका क्यूबिट ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है आपका हाथ मुझसे छोटा हो तो आपका क्यूबिट छोटा हो जाएगा। क्या होगा, हम एक ही, मान लो इसी बोर्ड को हम 2 जने नाप रहे हैं तो मेरे लिए आंसर फर्क आएगा और आपके लिए आंसर फर्क आएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड याद रखो, Q इज इक्वल टू N1U1 N2U2, तो वो हमारे पास बदल जाएगी वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, यूनिट सेम रहेगी क्यूबिट। अगर मैं यूनिट बदल देता तो वो फॉर्मूला सही था,
लेकिन सेम यूनिट में अलग नंबर हो पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप देखो फॉर्मूला याद करो, उसमें था Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये हमने यूनिट के लिए पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका पढ़ा था। ठीक है, अब यहां पर U1 और U2 तो सेम है, क्योंकि मैं तो एक ही यूनिट की बात कर रहा हूं, दैट इज द क्यूबिट। तो फॉर्मूला N1U और N2U, क्या ये इक्वल हो सकता है आपके हिसाब से? द आंसर इज नो। अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू और सेम यूनिट कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट नहीं है। इसीलिए यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। इमेजिन करो, अगर साइंटिस्ट रॉकेट छोड़ना चाहते हैं, नासा रॉकेट छोड़ना चाहती है, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स पर अपने प्रोब्स भेजना चाहती है, और अगर वो इस तरह से यूनिट का इस्तेमाल, हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से, हर इंजीनियर बनाने वाला अपने हिसाब से यूनिट्स डिफाइन करने लग जाए, व्हाट अ मेस इट वुड बी। पॉसिबल ही नहीं है कि वो रॉकेट जमीन से भी ऊपर उड़ पाए, छोड़ दो वो तो कि दूसरे प्लैनेट पर जा पाएगा। गॉट इट? इसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर साइज। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर साइज। अब प्रॉपर साइज से हम क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से देहरादून तक का डिस्टेंस नापना चाहता हूं। नॉर्मली आप क्या कहोगे, देहरादून लगभग 70 से 80 किलोमीटर के बीच में लाया करता है, डिपेंडिंग कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक का देहरादून में जर्नी कर रहे हैं। ओके, अब मैंने यहां पर किलोमीटर इस्तेमाल किया तो मेरे पास नंबर आ गया 70 टू 80 के बीच में। फाइन, आप नापना चाहेंगे तो किलोमीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यू कैन इजिली मेजर इट। सपोज मैं कहता हूं मुझे डिस्टेंस नापना है यहां से देहरादून तक का, और यूनिट है थिकनेस ऑफ माई हेयर। इमेजिन, थिकनेस ऑफ माई हेयर एक यूनिट है, उसकी जो थिकनेस है उसको मैं एक यूनिट बना लेता हूं, और उस यूनिट से यहां से देहरादून तक का डिस्टेंस मुझे नापना है। तो आप इमेजिन करिए कि वो नंबर जो उसके साथ जुड़ेगा वो कितना बड़ा हो जाएगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1 किलोमीटर के लिए नापना है तो आप 1-1 किलोमीटर का स्टेप लो, 80 टाइम्स बार आप करोगे और आप देहरादून तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मेरी थिकनेस ऑफ हेयर लिया तो इमेजिन करो, जमीन पर खड़े हो, एक हेयर, दूसरा हेयर, तीसरा हेयर, बुढ़े हो जाओगे लेकिन देहरादून तक का डिस्टेंस नाप नहीं पाओगे। गॉट इट? कन्वीनियंट साइज नहीं है। दूसरा एग्जांपल लो, मान लो मुझे एक बहुत छोटी वैल्यू कोई नापनी है। सपोज मुझे एटम का साइज नापना है, आई वांट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। उसकी जनरल वैल्यू जो होती है, एटम का साइज जो होता है वो लगभग लगभग होता है r अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर हम उसे जनरली ले लेते हैं। गॉट इट? अब ये वैल्यू 10⁻⁻10 है मीटर में। अगर इसको मिलीमीटर नापना चाहूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर नापना चाहूं और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो मैं छोटी यूनिट लेता हूं। लेकिन अगर मैं एटम का साइज नापने लग जाऊं लाइट ईयर में, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, और बहुत बड़ी वैल्यू होती है। या फिर मैं इसको नापने लग जाऊं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? धरती और सूरज के बीच का एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, उसका ऑर्डर निकालो तो 10⁻11 मीटर होता है, इतना बड़ा। उसमें अगर मैं एटम का साइज नापने लगूं तो वो वैल्यू मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि वो यूनिट बहुत बड़े डिस्टेंस नापने की है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत छोटे डिस्टेंस नापने में। दैट इज नॉट द करेक्ट यूनिट। तो यूनिट का साइज, जब भी हम यूनिट चूज करते हैं, हम ऐसी यूनिट चूज करते हैं जिसका साइज, जिस क्वांटिटी को हम नाप रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू ना हो। सो इट शुड बी ऑफ अ प्रॉपर साइज। गॉट इट? जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। अब ये इजीली एक्सेसिबल से हम क्या समझते हैं? एक्सेसिबल का मतलब है जो हमारी पहुंच में हो, जहां तक आप एक्सेस पा सकते हो, मींस अंडर योर रीच। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे को आसमान में दो तारे दिख रहे हैं और मैं उन दो तारों के बीच की दूरी को एक यूनिट बना देता हूं, मेरी मर्जी। अब मैं उसे नापूंगा कैसे कि वो एग्जैक्टली है कितनी। सो दिस इज अ रॉन्ग यूनिट। क्यों? मैंने यूनिट डिफाइन तो कर दी, लेकिन अगर किसी को भी उसे नापना हो तो वो वहां तक पहुंच नहीं सकता, एक्यूरेट वैल्यू नहीं नाप सकते। गॉट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं।
सपोज आते हैं वापस वही मेरी 4 उंगलियों पर, ये मैंने एक यूनिट डिफाइन कर दी। अब भैया मैं तो यहां हूं, इंडिया में रहता हूं, तो मैंने ये डिफाइन कर दी यूनिट। चलो तुम देहरादून, रुड़की आसपास रहते हो, तुम भी अगर तुम्हें ये यूनिट चाहिए होगी, तुम आओगे यहां पर और ये नाप करके और ले जाओगे, भैया ये यूनिट है, ठीक है। लेकिन मान लो तुम अमेरिका में रहते हो, एंटार्क्टिका में रिसर्च करने गए हो, तो क्या करोगे? वहां से कैसे आओगे यहां तक सिर्फ एक यूनिट को नापने के लिए कि वो यूनिट क्या है? तो इसलिए यूनिट को जब भी डिफाइन किया जाता है, वो एक ऐसी फॉर्म में डिफाइन किया जाता है जो हर कोई जो भी उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता हो वो एक्सेसिबल हो उसकी फॉर्म में। गॉट इट? तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद आती है उसकी चौथी प्रॉपर्टी, वो है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है ये हम सीखेंगे भी जब हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, कुछ भी स्टैंडर्ड यूनिट को, मीटर को या सेकंड को, तो हम जनरली जैसे सेकंड की बात करें, सेकंड को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीजियम 133 एटम की वाइब्रेशंस का नंबर होता है। इतना इतना नंबर है, बड़ा सा नंबर है, मैं आपको दूंगा वो सब, ठीक है। तो जो सीजियम एटम होता है वो वाइब्रेट कराया जाता है, जब उसको उसकी वाइब्रेशंस का नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का एक फिक्स्ड नंबर है कि वो जब इतना वाइब्रेट कर चुका होगा, इतनी बार वाइब्रेट कर चुका होगा, वो जो समय है वो 1 सेकंड के बराबर है। अब चाहे मैं यूएस में रहता हूं, चाहे मैं इंडिया में रहता हूं, मैं दोनों केस में वो एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस कर सकता हूं लैब में जाकर के, और मैं सेकंड की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू एटॉमिक क्लॉक पर नाप सकता हूं और उसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो अपरेटस अवेलेबल है और हम उसे यहां भी बना सकते हैं, और यूएस वाले यूएस में भी बना सकते हैं, चाइना वाले चाइना में बना सकते हैं, तो उनको वहां से यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन मेक इट एट देयर ओन प्लेसेस, यानी वो उसे अपनी ही जगह पर जहां पर भी वो हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। गॉट इट? जैसे अगर मीटर को डिफाइन किया जाता है, तो मीटर की जो पुरानी डेफिनेशन थी वो तो थी प्लैटिनम इरिडियम की एक रॉड की लेंथ जो हमारे पास लंदन में लैब में रखी गई थी फ्रांस में। अब ये वाली जो आपके पास यूनिट है ये अब नहीं चलती, क्योंकि वो वहां पर जाना पड़ता, फिर स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर की जो लैब है वहां पर जाना पड़ता। क्या है तरीका इसका? क्या तरीका किया हमने? हमने इसको रिजॉल्व किया कि लाइट एक गिवन टाइम के अंदर जो दूरी चलती है वो 1 मीटर है। हमने एक एक टाइम की वैल्यू निकाली कैलकुलेट करके मैथमेटिकली, और उस टाइम के अंदर लाइट जो दूरी चलेगी वो 1 मीटर होगा, और इसे कोई भी आराम से अपनी जगह पर रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट सब जगह अवेलेबल है, एटॉमिक क्लॉक्स हर जगह अवेलेबल है, तो हम हर कंट्री के अंदर उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम अपने घर पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में एटॉमिक क्लॉक्स नहीं है, लेकिन हाँ कंट्री के अंदर हम उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर वो उस कंट्री से पूरे कंट्री के अंदर उस वैल्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट डिफरेंट प्लेसेस। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी यूनिट की, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशंस। It should not change with place, time and physical conditions। क्या मतलब है इसका? आते हैं उसी एग्जांपल पर जो मैंने आपको अभी मीटर के लिए दिया था। जो पुरानी डेफिनेशन थी मीटर की वो थी प्लैटिनम इरिडियम एलॉय की एक रॉड बनाई गई थी, उस रॉड की जो लंबाई थी उसको 1 मीटर कहा जाता था। अब क्योंकि ये मेटल का अलॉय है और हम सबको पता है मेटल्स को अगर ठंडा किया जाए, एक टेम्परेचर से नीचे चला गया वो गलती से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर एक टेम्परेचर से ज्यादा चला गया तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं वहां लैब में गया, वहां तो फिक्स्ड टेम्परेचर था, बिल्कुल फिक्स्ड। ठीक है, मैं गया उस लैब में, मैंने उस रॉड के साथ अपनी एक रॉड रखी स्टील की और उसको काट दिया, और मैंने कहा भैया ये 1 मीटर के बराबर है। मैं खुश, मैं उसे ले आया। अब मुझे जाना था एंटार्क्टिका,
मैं चला गया वहां पर मेजर करने, अब वहां इतनी ठंड थी, वो बेचारी मेटल की रॉड जो है श्रिंक होकर के छोटी हो गई। तो अब मेरा मीटर कम हो गया, वैल्यू बदल गई। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण से मेटल था वो, तो मेटल का अलॉय था जिसकी वजह से वो श्रिंक कर गया, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू लोअरिंग टेम्परेचर। अब सपोज वहां से मुझे जाना पड़ गया अफ्रीका, जंगलों में, वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो क्या होगा? अब मैं जब वही रॉड वहां लेकर के नापने गया, वहां पर वो फैल गई, तो अब मेरे मीटर की लंबाई बढ़ गई। तो ये जो काम था ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने जो मीटर को डिफाइन किया वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बदल सकता है। तो अब मुझे हर जगह अगर कुछ नापना है, अब मान लो आप कपड़ा लेने गए हो, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा लेने गए हो, ठीक है, अब कपड़ा लेने गए हो और कपड़े की वो जो रॉड है वो ऐसी है कि वो अगर गर्मी हो गई तो वो फैल जाएगी, सर्दी हो गई तो वो सिकुड़ जाएगी, तो वो मीटर की सही डेफिनेशन नहीं हो सकती। इनफैक्ट अगर आप सही से देखो, जब आप गर्मियों में कपड़ा लेने जाते हो, क्योंकि आपने देखा हो कपड़े वाला एक रॉड से कपड़े को नाप करके काटता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें गर्मियों में वो रॉड एक्चुअली में थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है, और सर्दियों में वही रॉड एक्चुअली में थोड़ी सी सिकुड़ जाती है क्योंकि वो स्टील अलॉय की होती है। गॉट इट? तो इसीलिए वो जो डेफिनेशन है मीटर की वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाएगा। हमने जगह बदली जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, या फिजिकल कंडीशंस आप कह सकते हो चेंज हुई, और उसकी वजह से वो जो मीटर की लेंथ थी वो चेंज हो गई। तो ये डेफिनेशन मीटर की सही नहीं थी। इसी कारण से साइंटिस्ट ने इस पुरानी डेफिनेशन को रिप्लेस करके नई डेफिनेशन बनाई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट होती है 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चाहे दुनिया में कहीं भी हो, यूनिवर्स में कहीं भी हो, द स्पीड रिमेन्स द सेम। वैक्यूम में इसकी स्पीड सेम रहती है, इट इज अ कांस्टेंट, इसलिए उसे सी से डिनोट किया जाता है। गॉट इट? तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब वाइडली एक्सेप्टेबल का मतलब है, एक्सेप्टेबल का मतलब जो हर कोई एक्सेप्ट कर चुका हो। हर कोई से मतलब कौन है? सड़क पर चलता वो भैया नहीं। एक्सेप्टेबल का मतलब है हर कंट्री के जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस यूनिट को मान चुके हो कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड है और वो इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो ब्लंडर है ये क्यों ऐसा करना पड़ा अब हमको, सुनो। जो नासा का सबसे पहला प्रोब था जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाना था, उसमें जो कंबाइंड प्रोब बनाया था कंट्रीज ने मिलकर के आउटर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए, उसमें क्या किया, उसमें जो यूरोप होता है वहां पर वो अपना सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम को प्रेफर करते हैं। उसमें लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप अपनी हाइट नापते हैं अक्सर, ठीक है ना, 5.5 फीट 6 फीट, फिट वाला सिस्टम, वो लेंथ की यूनिट होती है। वहां पर जो मास होता है, जैसे हम यहां पर किलो नापते हैं, वो उसको पाउंड नापते हैं, जिसमें अक्सर आप केक बनवाने जाते हैं। पाउंड केक अभी भी पाउंड में ही मिलता है आपको, केजी में जनरली नहीं देते, वो पाउंड के हिसाब से देते हैं, ठीक है। और टाइम के लिए वो सेकंड ही लेते थे। अब ये सिस्टम में उन्होंने वहां कैलकुलेशंस करी। यूएस वालों ने वो मेट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मीटर और आपका केजी और टाइम में करा। अब किससे वहां पर गड़बड़ हुई, इंटर कन्वर्जन नहीं कर पाए वो यूनिट्स का एक से दूसरे में, जिसकी वजह से वो पूरा मिशन फ्लॉप हो गया था। तो उसके बाद से साइंटिस्ट ने ये जरूरत समझी कि हमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती हो, इसीलिए उन्होंने एसआई सिस्टम बनाया, सिस्टम डी इंटरनेशनल। इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये किसी एक कंट्री का नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया में कॉमन सिस्टम फॉलो किया जाता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कारण क्या है, वो वाइडली एक्सेप्टेबल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ये जो हॉचपॉच हुआ उससे वो साइंटिस्ट समझे कि अगर हम अलग अलग सिस्टम अपनी अपनी जगहों पर फॉलो करेंगे तो वो तो हमारे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। अब ये नहीं है कि कोई एक कंट्री अपना सारी रिसर्च कर रही है। आप नोटिस करो जो लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, न्यूज में काफी आया था, वो हिग्स बोसॉन वाली न्यूज, ठीक है, गॉड पार्टिकल और इस सब में, उसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट मिल करके रिसर्च कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, यूरोप का साइंटिस्ट एक फुट पाउंड सेकंड में कर रहा है, इंडिया वाला एसआई सिस्टम में कर रहा है,
तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनकी कैलकुलेशंस आपस में मैच नहीं करेंगी एंड देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग. दैट इज व्हाई द एंटायर वर्ल्ड नाउ यूजेस SI system for scientific calculations. So a unit should be widely acceptable. ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने समझा कि यूनिट क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. ठीक है, अब मैं अभी जब एग्जांपल दे रहा था मैंने आपसे SI सिस्टम की बात करी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट के जो यूनिट के सिस्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे बेसिकली 4 मेन सिस्टम्स हैं दुनिया में जो अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं, और एक सिस्टम है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम. कुल मिला के 4, 3 मेन सिस्टम्स और एक उसका मेन कंबाइंड फॉर्म. ठीक है, अब समझना है कौन कौन से सिस्टम्स थे. सबसे पहला सिस्टम जो है उसको बोलते हैं CGS सिस्टम. ठीक है, अब ये CGS से मतलब क्या है. C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. ठीक है, तो यहां पर CGS सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेन फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि यही 3 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाएंगी. और हमारे इस एकेडमिक ईयर में जब भी हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो 99% ऑफ द टाइम्स हम इन्हीं 3 की बात कर रहे होंगे. बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिनमें हम कुछ और क्वांटिटी ऐड करेंगे. क्लास 12th में हम एम्पेयर करंट वाला पोर्शन ले आते हैं, लेकिन अभी हम केवल इन्हीं 3 की जनरली बात करेंगे. बहुत कम कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जहां 3 के अलावा कोई चौथी वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी. टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं. गॉट इट. तो ये सिस्टम कहता है, ये सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल किया जाता है, मास के लिए ग्राम इस्तेमाल किया जाता है और टाइम के लिए सेकंड ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम. ठीक, हम इनके पढ़ेंगे डिफरेंसेस, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम सब देखेंगे. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे वो होता है ब्रिटिश सिस्टम या FPS सिस्टम. अब ये FPS सिस्टम क्या है. F stands for foot, P stands for pound, S stands for second. अब ये जो फुट है ये है लेंथ की यूनिट, पाउंड है मास की यूनिट और टाइम की यूनिट इसमें भी सेकंड ही होती है. इसे बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम या शॉर्ट में FPS या ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ये जनरली यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अभी भी वहां पर बहुत सारी जगह हैं जहां पर वो स्टिल दे यूज फुट पाउंड सेकंड. ठीक है, तो ये क्या है फुट पाउंड सेकंड. इसमें लेंथ के लिए फुट यूज किया जाता है, मास के लिए पाउंड यूज किया जाता है, टाइम के लिए यहां भी सेकंड ही यूज करते हैं. गॉट इट. तो ये कहलाता है FPS सिस्टम. इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम. MKS सिस्टम. अब ये MKS क्या है, यहां पर M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. अब ये मीटर जो है यहां पर लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है और सेकेंड टाइम की यूनिट है. इसको बोलते हैं MKS सिस्टम. ठीक है, ये हमारे पास MKS सिस्टम है. अब इसी MKS सिस्टम की एक स्पेशल फॉर्म आ जाती है और इसको इसी से वो डिराइव हुआ है और इसको बोलते हैं हम SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है जी, इसमें आपके पास
लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, और मास के लिए इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम, और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं सेकंड। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये तो एमकेएस में भी यही सेम है और एसआई में भी सेम है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? मैं बताता हूं क्या है डिफरेंस। एमकेएस में आप हर क्वांटिटी को ऐसे ही लिखोगे इन्हीं की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, पढ़ा है आप लोगों ने। न्यूटन सेकंड लॉ कहता था एफ यानी फोर्स एफ इक्वल्स मास एम इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है जी। अब मास की यूनिट होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है सबको ये बात। तो हमारे पास फोर्स की यूनिट बन गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये है एमकेएस यूनिट। ये कौन से सिस्टम की है? मीटर किलोग्राम सेकंड, केवल देखो उसी में है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो ये नहीं होती, वो होती है न्यूटन, जिसको लिखा जाता है कैपिटल एन। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एमकेएस की यूनिट्स को साइंटिस्ट के नाम पे जब एक वैल्यू दे दी गई, एक सिंबल दे दिया गया, तब वो बन गया इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम। तो इसीलिए इसको रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखना, एसआई सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम से ही डिराइव हुआ है। सिर्फ इसमें हमने कुछ सर्टेन चेंजेस कर दिए। हमने इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को साइंटिस्ट को क्या श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर उनको यूनिट की फॉर्म में एक रिप्रेजेंट कर दिया। उसको बोलते हैं रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। अब इन सिस्टम्स में से आप नोटिस करो, इसमें भी मीटर की फॉर्म यूज हो रही, सेंटीमीटर, इसमें भी मीटर और इसमें भी मीटर। तो जहां जहां पर लेंथ में मीटर आ जाता है, ऐसे सिस्टम्स को मेट्रिक सिस्टम्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? मेट्रिक सिस्टम्स। तो हमारे पास ये जो चार सिस्टम है, इनमें से कौन कौन से सिस्टम मेट्रिक हुए? सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। जबकि ये जो एफपीएस सिस्टम है इसमें मीटर नहीं आता, इसलिए ये नॉन मेट्रिक सिस्टम है। देखो इसमें लेंथ के लिए फुट आ रहा है, इसमें कहीं भी मीटर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको नॉन मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है। करेक्ट? तो ये हमारे पास था अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स, वेरियस यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।